सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या में इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, लेकिन इस नींव के साथ ही उन्होंने देश के नव निर्माण का संदेश भी दिया। शुभ अवसर पर उन्होंने कहा, आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबके साथ, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। उन्होंने कहा, सबके राम, सब में राम, जय सिया राम। पीएम ने महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने का भी जिक्र किया। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। पीएम ने संतुलित तरीके से देश को संदेश दिया, उसे क्या माना जाए? क्या राम मंदिर की राजनीति के साथ ही बीजेपी के ऐसे सारे मामलों का समापन हो गया है? मोदी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सबसे बड़े विवाद का हल करने में कामयाब रही है। दुनिया में एक मैसेज भी गया है। जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। इस खास अवसर पर बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, सबके राम, सब में राम, हमारा संकल्प पूरा हुआ। सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। उधर राममय हुए देश में कांग्रेस भी राममय हो गई, बल्कि भगवामय भी हो गई। इससे सवाल ये भी उठने लगे कि कांग्रेस हिंदुत्व पर आगे और बढ़ेगी। राजीव गांधी जी ने 85 में ताला खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा, तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है, अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है। राम मंदिर के वादे के साथ बीजेपी अपने बड़े वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। कश्मीर में धारा 370 हटाना हो या फिर 3 तलाक का कानून और नागरिकता संशोधन कानून लाना हो, उसके कोर इशू में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। लेकिन सवाल यही है कि इन मुद्दों के साथ बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रामराज रिटर्न्स। तो वो घड़ी, वो पल जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और हर मन के भीतर ये सपना सदियों से पल रहा था कि वो क्षण कब आएगा जब अयोध्या में रामलला का एक भव्य मंदिर बनेगा। आखिर वो क्षण आ गया और ऐसे समय में आया जब पूरा विश्व पेंडेमिक कोरोना की चपेट में है। इसलिए कार्यक्रम ज़रूर उतना भव्य नहीं था, लेकिन जब रामलला की बात हो और राम मंदिर की बात हो तो वो भव्यता तो मनों पर विराजती है। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों के मन में उस भव्यता का वास है। तो किसी को ऐसा नहीं लगा
कि ये कोई ऐसा कार्यक्रम था जिसमें कोई स्वरूप नहीं था, बल्कि लोगों ने जो तुलसीदास या वाल्मीकि रामायण या फिर जो उनके मन की कल्पना का एक दृश्य है कि अयोध्या जब लौटे होंगे राम रावण का वध करने के बाद, तो वो दृश्य कैसा होगा। और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग बीते 2-3 दिनों से अपने घरों को दियों से सजा रहे हैं, रोशनी से सजा रहे हैं और एक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्ष विपक्ष का भेद भी मिट गया है। चाहे बात करें कांग्रेस की, प्रियंका जी तो अपने आलेख के साथ सामने आई, अखिलेश यादव जी वो भी प्रसन्नता के साथ सामने आए, उन्होंने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी जी भी सामने आए। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने इतिहास ही रच दिया जब सुंदरकांड का पाठ, और इसमें तो ऐसा लगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जैसे एक धार्मिक प्रतिस्पर्धा सी चल रही हो। अच्छी बात है, अगर ये प्रतिस्पर्धा एक सात्विक स्वरूप के साथ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बड़े प्रश्न भी हैं। बड़े प्रश्न ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब गवर्नेंस के क्या उसी मॉडल को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसके एजेंडा के कई बड़े मसले हल होने की तरफ बढ़ चले हैं। और आगे भी, आज भी अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण को देखेंगे तो उसमें कोई संकेत और कोई ऐसी बात नहीं थी जो कहीं ना कहीं किसी को द्वेलित करे या विचलित करे। बहुत शांत, संयमित, कूल और सभी सर्वधर्म सद्भाव की जो एक भावना है उसमें पूरा उनका रचा बसा भाषण नज़र आया है। और जितने भी वक्ता उनके साथ उस कार्यक्रम में रहे उनके भाषण में भी एक संतुलन, सादगी और भगवान राम का ही उद्घोष नज़र आया है। लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनको ढूंढने की कोशिश होती ही है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीज़ें ढूंढी और तलाशी भी जाती हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मुलाकात करिए जो मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और उन्हीं के प्रिय अनुज हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हितेश वाजपेयी। और ये अच्छा लगता है राजनीति के सद्भाव रूपी स्वरूप को देखकर। मैं कोई एजेंडा नहीं सेट कर रहा हूं तारीफ करके कि आपको कोई ऊंची आवाज़ों में इस बातचीत के दौरान ऊंचे स्वर नहीं सुनाई देंगे, इसकी पूरी स्वतंत्रता सभी के पास है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रति जिस किस्म का इनका भाव है वो अच्छा लगता है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी युवा नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन भी हैं। पटेल साहब, पहले आप ही की टिप्पणी लेकर, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, और एक वचन, एक सपना, एक दृष्टि, एक संकल्पना जो बीती 5 सदियों से किसी न किसी रूप में पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन ये भारत की सहिष्णुता है, भारत का सर्वधर्म सद्भाव है कि ये सपना पूरा होता है और बहुत सादगी से, बहुत सरलता से और सभी के सहयोग से पूरा होता है। ये अलग बात है, उच्चतम न्यायालय बीच में रहा, लेकिन सभी ने उसके फैसले को माना, सर माथे लिया और आज अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग साफ हो गया। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते? सर जी, 2-3 बातें दिमाग में मेरे बहुत साफ हुई, मेरे जाले भी साफ हो गए। एक दूसरी बड़ी बात है कि सियासत कोई भी खेल खेले, लेकिन इस देश के लोग गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं, शांति और अमन को बनाए रखना चाहते हैं। उनके लिए आपका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन उनके अपने एजेंडे, उनका धर्म है, उनकी आस्था है, उनका परम विचार है। और मुझे लगता है जिस तरह संघ प्रमुख सरसंघचालक जी ने कहा कि तत्कालीन संचालक ने उनसे कहा था कि 20-30 साल के लिए लगातार आपको कमर कस के रखना है, तो बड़ा साफ तरीके से संघ की तरफ से भी कर दिया गया कि अथक प्रयासों के बाद ये मंजिल हमें मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई भी ऐसा शब्द और संकेत नहीं हुआ जिसमें किसी को आहत करता हो। अगर संदेश और सूचना है तो सिर्फ हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है, प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं, उनके लिए सूचना है, जहां उन्होंने कहा कि शक्ति ही कुल मिला के आपको ताकत देती है, आपको स्वीकार्यता देती है। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक लैंडमार्क स्पीच के तौर पर देश की तहजीब को एक बार और नोट्स करते हुए मुझे लगता है अब भाजपा का एजेंडा पूरा हो गया है, अब देश का एजेंडा उसे पूरा करना है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही बात हम भी सोच रहे थे पटेरिया साहब की पेंडेमिक के इस दौर में देश ने भी बहुत सहिष्णुता के साथ एक जश्न भी मनाया और कहीं कोई हमने पूरे देश में कहीं कोई नारे नहीं देखे। हमने ऐसा लगा कि पूरा देश इस प्रसन्नता में शामिल है और बल्कि सभी ये जैसे चाह रहे थे कि इस दिशा में आगे बढ़ने में बढ़ना ही चाहिए। तो ये एक मैच्योर लोकतंत्र, एक परिपक्व होती डेमोक्रेसी की निशानी ज़रूर है। एक कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेकर मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ आऊँगा। जी चौधरी राकेश सिंह जी क्या कहेंगे? मैं प्रथम तो पूरे देश को, भारतवर्ष को और भारतवर्ष से बाहर भी विश्व में रह रहे सभी रामचंद्र जी के प्रेमी, भगवान के प्रेमी सभी सनातनियों को और वसुधा में रहने वाले वसुधा परिवार को हम मानने वाले सभी को हृदय से इस शिलान्यास की बधाई देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं, आपकी वाक्पटुता को बधाई देते हैं और सामने बैठे हुए हमारे भाई अनुज वाजपेयी जी को, आदरणीय पटेरिया जी को बधाई देता हूँ। आज बहुत बेहद खुशी का दिन है उन सनातनियों के लिए जो इस विचारधारा में पैदा हुए और भगवान राम की जिन्होंने कल्पना ईश्वर के रूप में की है। और आज जो निर्णय हुआ ये एक दिन का हल नहीं है, शिलान्यास एक दिन हुआ है। मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां शिलान्यास किया है, लेकिन इस परंपरा से जुड़े हुए शरद जी कई लोग हैं जो जुड़े रहे। मैं जब पढ़ता हूँ कौशल जी को तो वो कह रहे थे कि मैं इंदिरा जी से भी मिला तो उन्होंने भी इस पे सहमति व्यक्त की, वो चाहती थी। राजीव गांधी ने ताला खुलवाए, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा। आज मैं ये पूछना चाहता था कि बेहद बहुत बढ़िया आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सब चाहते हैं। जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री सबके लिए है और संविधान में उसको कोई बाध्यता नहीं है कि वो किसी एक धर्म के लिए अगर कुछ करना चाहता है सभी धर्मों को करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने धर्म को ना करे। इसमें अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसकी बेहद भर्त्सना करता हूँ। लेकिन आज इस शुभ अवसर पर शरद जी अगर उन लोगों को भी याद कर लिया जाता जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रयास किया, जैसे आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि राम सेतु जब बन रहा था तो गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, कण कण ले जाके डाले, भगवान राम ने उसके ऊपर हाथ फेरा। आज आपका बड़प्पन होता अगर आप उस राम मंदिर से जुड़े हुए उन महानुभावों का भी जिक्र कर दे जिन्होंने अपने समय समय पे प्रयास किया, और आज आप एकांकी होकर पूरा श्रेय लेना चाहते हो। ये थोड़ा सा वेदना देने वाली बात है। मैं उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एकांकी रूप से द्विवेदी जी अगर आप श्रेय लेना चाहते हो, आप उन्हें भूलना चाहते हो, राजीव गांधी को आप भूलना चाहते हो, लाल कृष्ण आडवाणी को आप भूलना चाहते हो, मुरली मनोहर जोशी को आप भूलना चाहते हो, कल्याण सिंह को। वो उमा भारती जी हैं, वो चूंकि अपनी भाषा से पहचानी जाती हैं और डर लगता है कि आप पटेरिया जी तो जानते हैं बहुत नजदीक है उनके, तो वो तो अपनी उन्होंने यही कह दिया कि भाजपा की क्या बात होती है राम और अयोध्या, तो उनको डर के मारे आज बुला लिया नहीं, आज बुलाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर बड़ा हृदय होता नरेंद्र मोदी का तो आज बड़प्पन दिखाते। उन्होंने छोटे हृदय का आज प्रदर्शन किया है। बड़ा काम हुआ है हिंदुस्तान के लिए, बड़ा काम हुआ है सनातनियों के लिए। चलिए तो कुछ आपने प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं, अब डॉक्टर वाजपेयी उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। जी डॉक्टर वाजपेयी, किस तरह से आप पूरे मामले का मूल्यांकन करते हैं? देखिए शरद जी, मुझे तो लगा था कि आज चतुर्वेदी जी आज राममय हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लंका ढहने का अभी भी कुछ ना कुछ अफसोस है उनको। तो कोई बात नहीं, ये अफसोस एक दिन समाप्त होगा और राम राज्य जिसकी आकांक्षा आपने भी की है, अपने शीर्षक में भी की है, हमें लगता है हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे, जिसमें राग द्वेष से ऊपर उठकर, दलों से ऊपर उठकर हम श्री राम को स्वीकार करेंगे जी। और राकेश जी को मैं बताना चाहूँगा, 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि कुछ नई बातें भी आना चाहिए, सूचना के रूप में कार्यक्रम हो गया है। तो पटेरिया जी ने जो बात कही है आपने भी उसका उल्लेख किया है शरद जी। हमारे यहाँ पर संस्थागत रूप से निर्देश रहे हैं, अंदरूनी तौर पर सभी को कहा गया है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और अलाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पूरे मूवमेंट से बहुत भावुक रूप से जुड़े रहे हैं और उन्होंने और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना जीवन तक विभिन्न आंदोलनों में दिया है। तो स्वाभाविक है कि उनका बहुत बड़ा उत्साह था राकेश जी कि वे भी ये सब गिलहरियां यदि आज अयोध्या आ जाती तो आप सोचिए अयोध्या में क्या स्थिति होती।
तो आप समझ सकते हैं कि इस कठिन काल में एक योजनाबद्ध तरीके से ये आग्रह भी रखा गया और हमारे यहाँ लोगों ने बड़े अनुशासित तरीके से इसको पूरा भी किया है कि इसमें अति उत्साह में कोई कार्यक्रम नहीं करना है। मैं फिर आपको अंडरलाइन करके बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल रहा है, राजनीतिक रूप से भी रहा है, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पष्ट कहा गया, इसीलिए आपने देखे होंगे हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं वहाँ घर में, अपने घर में लोग दीपक जला रहे हैं, अपने घर में लोग सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और कोरोना की गाइडलाइंस भी फॉलो करते हुए कोई सामूहिक कार्यक्रम या इस प्रकार के नहीं दिख रहे हैं जो आप ये तो कहेंगे कि हमारी तासीर के थोड़ा सा अलग हटके हैं। तो ये सब इसलिए किया गया शरद जी कि ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो शिलान्यास नहीं था, ये भूमि पूजन था जी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चतुर्वेदी जी स्वयं तो चारों वेदों के अधिष्ठाता हैं साहब, तो वो स्वयं अंतर कर सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा अंतर। एक एक बात पे ध्यान दिया गया, तो जिन शक्तियों की ओर इशारा पटेरिया जी ने किया, जो भारत को खंडित देखना चाहती हैं, उनको कोई अवसर ना मिल जाए, इसका ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमने अपने घर को अनुशासित किया। और ये करने में फिर हमारे जो परम पूज्य मोहन जी, उन्होंने भी एक बात मोहन राव जी ने भी कही कि देखिए हम बहुत लोगों को बुलाना चाहते थे, नहीं बुला पाए, बहुत लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए, और उसमें बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे थे वो समय काल परिस्थिति के थे। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ पाए, हम लोग भी खूब बहुत जुड़े हुए हैं। आज मैं अपने पुराने एल्बम निकाल के देख रहा था शरद जी, तो ऐसा थोड़ा ना है कि मेरा उत्साह किसी से कम रहा था जब मैं 90-92 के दशक में इस आंदोलन से जुड़ा था। तो आप किसी को कम करके नहीं देख सकते। तो राकेश जी, मुझे लगता है हम आपको भी नहीं देख रहे हैं कम करके, तो आप इस अवसाद से बाहर आइए निकल के कि किसी का मन छोटा है। तो मुझे लगता है आप तो आज राममय हो जाइए, आप दूसरों के मनों के लिए थर्मामीटर लेके मत घूमिए, मेरा तो बहुत विनम्र निवेदन है। और आप देखेंगे हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी ने एक बात और कही कि यह कार्य आपके निमित्त होना था, ईश्वर ने इसीलिए आपको चुना। आप सोचिए, ये कहने वाले प्रधानमंत्री को आप उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कितने उस भाव से कहा। इसका मतलब ही ये है कि उसमें उन सब के लेकिन प्रयास समाविष्ट हैं जो वहां पे राम मंदिर, शरद जी देखना, आपने जर्नलिज्म के माध्यम से बहुत कुछ उस समय लिखा होगा, ऐसा थोड़ी ना है, पटेरिया साहब ने बहुत कुछ लिखा होगा। मैं पटेरिया साहब की एक तो सभी की मैं कह सकता हूँ समिधा इस यज्ञ में डली है, जिसका फल आज हम देख रहे हैं कि आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, वहाँ मंदिर की भूमि का, और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। पटेल साहब, आगे का जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने एजेंडा को लेकर, जिसको हम राजनीतिक भाषा में एजेंडा, ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडा शब्द ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, अब इसके बाद आप क्या देखते हैं? एक कोशिश तो ये नज़र आई, ये बात डॉक्टर वाजपेयी जो कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे आपको भारतीय जनता पार्टी का रास्ता किस तरफ जाता हुआ दिखता है? गवर्नेंस का क्या मॉडल आपको दिखता है? और जिस तरह से वो अपने एजेंडा को पूरा करते हुए आगे निरंतर बढ़ी है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अब वो अपनी छवि किस तरह रखना चाहेगी इस पूरे आयोजन को। देखिए सर जी, मैं इस पूरे आयोजन में पटेल साहब, हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या बीजेपी के वो आनुषांगिक संगठन जो अपनी कहीं एक आक्रामक छवि के साथ सामने आते थे, सब बड़े टोन डाउन नजर आए। जी देखिए शरद जी, जब स्थितियां और हालात बदल जाते हैं, जब आप एक गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट गोल सेट करना पड़ता है, क्योंकि आप साधु संतों की जमात नहीं है, जमातें भी तय करती हैं कि एक सिंहस्थ के बाद दूसरा सिंहस्थ। तो मुझे लगता है अब राम पूरे हो गए हैं, अब रोटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, आपने राष्ट्र की अस्मिता, हिंदुस्तान की अस्मिता को आपने स्वीकार कर लिया, उसकी प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया, अपना वचन पूरा किया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वचन जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है अब रोटी की तरफ आपका सवाल है, अर्थव्यवस्था की तरफ सवाल है। अब आपको उन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा जो पिछले दिनों से हाशिए पर चले गए थे। आज अब हमारा मान बिंदु पूरा हो गया, हमने उसको छू लिया, स्पर्श कर लिया, मंदिर बन जाएगा। देश की अस्मिता को आपने एक आदत पूर्वक स्थान प्रदान कर दिया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है अब आपको समाज, रोटी
देश की डेवलपमेंट, देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में तय करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मुझे लगता है चीजें आपके पक्ष में होने लगेंगी। कहते ना, खिलाफ हवाओं के खड़े होते रहिए, एक सपना पूरा हो तो दूसरा बुनते रहिए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी इसी तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। जी, अगर चौधरी साहब फोन पर हमारे साथ जुड़े हों तो मैं उनकी रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, चौधरी साहब, अब इसको आगे कैसे देखा जाए? एजेंडा आपका भी रहा है जब आप सरकार में रहे हैं, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, और आप भी अपने एजेंडा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, और बड़ा आक्रामक, और इसीलिए तुलना भी हो जाती है कई बार इंदिरा गांधी जी में और नरेंद्र मोदी जी में, कि जिस तरह से एक 10 साल का स्पैन हम 72 से लेकर 82-83 तक, और पंजाब में आतंकवाद के पहले का जो दौर था तब तक इंदिरा जी की एक पारी को देखते हैं तो वो बड़ी तेज फैसले करने वाली एक पारी नजर आती है। नरेंद्र मोदी जी भी एक तेज निर्णय लेने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले राजनेता नजर आते हैं। किस तरह देखते हैं आप गवर्नेंस? मैं गवर्नेंस पे भी आऊंगा। शरद जी, मुझे आधा मिनट दीजिए। भाई मेरे डॉक्टर वाजपेयी जी ने बहुत रामायण की बात की है, कुछ क्रैक्स में कह दिया है, तो मैं उनको पहले निवेदन करना चाहता हूं। मैं ट्विटर पे कुछ लोकसभा बीजेपी के सांसदों का एक फोटो देख रहा हूं। राम मंदिर बना हुआ है जी, और विराट तो भगवान है राम, उन्हें छोटा बना दिया है और विराट स्वरूप बना दिया नरेंद्र मोदी का, और रामचंद्र जी को बना दिया छोटा था। तो इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा अगर रामायण को आप आत्मसात करना चाहते हैं भगवान को। अब बोले नहीं, आज राम को देखने का समय है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप राम को देखिए। मैं राम को ही श्रीमान देख रहा हूँ। नहीं, आपकी एकाग्रता राम में नहीं है। अरे 100% है। मैं विराट स्वरूप देख रहा हूँ भगवान राम का। आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं पूरा कह रहा हूँ, आप निवेदन तो सुन ले। अब आप डिस्टर्ब करने लगे, यही तो आपकी नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपकी नजरें क्या कांग्रेस की इधर उधर चली जाती हैं? कतई नहीं। मैं चलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, शुद्ध रूप से सनातनी हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस लंका कांड से नहीं निकल रही है। कांग्रेस बाल कांड में आज रहना चाहती है, अयोध्या कांड में रहना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की तरह लंका कांड की तरफ नहीं जाना चाहती है कि भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। आज ये शब्द बोलने की हिंदुस्तान में जरूरत नहीं थी नरेंद्र मोदी को। आप 125 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को भाई भी, अब सुन लो, आप सुन लो। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। आप सुन लीजिए भैया। मैं तो आपको थोड़ा प्रकाश देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अंधकार से बाहर। अरे मैं तो आपसे ही प्रकाशित हो रहा हूँ। ईश्वर करे तो लीजिए, आप प्रकाशित होता रहो, लेकिन सुन ले। तो इस प्रकाश पुंज को लीजिए कि ये वाक्य पड़ोसी देशों के लिए कहा गया है, हम सब सुरक्षित रहें उसके लिए कहा गया है। ये उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है वाजपेयी जी, मैंने भी सुना। तो आपने अपना क्यों समझ लिया? मैं तो लंका कांड की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ। चलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। विद्वान ब्राह्मण है तो मुझे बोलना पड़ेगा आपके बारे में। मैं अनुरोध कर रहा हूँ द्विवेदी जी, आप जो बात कह रहे हैं, पिछले 7 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस काल को निकाल दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल को, जिसमें विजन था, सोच था, गरीबों के लिए काम करने की एक जज्बा था, जिसमें सोच था कि भारत के गांव को, एक एक गांव को जोड़ा जाए सड़कों से। उनका विजन था कि कैसे भी सभी राष्ट्रों को आसपास के संबंध अच्छे बनाए जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पिछले 6 वर्षों से मैं शिव अनुराग पटेरिया जी की बात को ताकीद करता हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में आप रोटी के लिए बात नहीं कर रहे, रोजगार के लिए बात नहीं कर रहे। ये कितने लोग बेरोजगार कथन जो है तथ्य से परे। मैं आऊंगा आपकी तरफ वाजपेयी साहब। लेकिन ये ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप उत्तर दीजिए ना। देखिए क्या होता है, ये मोनोलॉग तो है नहीं जी। तो होता क्या है कि वो अपनी बात खत्म ही कर रहे हैं बस कुछ सेकंड्स में। जी जी, चौधरी साहब एक बात की जाए, क्योंकि भाई विकास दर हो गई, बाकी चीजें हो गई, कोरोना में हम कैसे लड़ रहे हैं, पैकेजेस कैसे दिए जा रहे हैं, हम फिर या तो उस पर बात कर ले। जी चौधरी साहब। नहीं, आपने शरद जी जो इशू उठाया है वो यही उठाया है कि अब आगे किस तरफ जाना है देश को, किस तरफ राजनीतिक दल विचार करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अब देश के 125 नवनिहालों को देखना है, बेरोजगारों को देखना है, देश में रोजगार देखना है, किसान को देखना है जो आज त्राही कर रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, देश का, सभी लोगों का जवाब पूरा हो गया कि राम मंदिर बन गया। अब आप चाहें तो देश के उन गरीब लोगों को देखें, उनके भविष्य के बारे में सोचें। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कल्पना करना चाहता हूं। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी। नहीं, मैं सहमत भी हूँ राकेश जी से। और ये अपेक्षा जो है, कल्पना की वजह शायद वो कहना चाहेंगे, ये अपेक्षा है नरेंद्र मोदी जी से सबकी हैं, क्योंकि वो पूरी कर रहे हैं।
देखिए, आपने एक एजेंडा की बात करी थी, तो हमारे मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें थी, चाहे वो हमने डेवलपमेंट को लेकर रखी हों या हमने सुधारों को लेकर रखी हों, चाहे नई शिक्षा नीति की बात कर लें, चाहे श्री राम की बात कर लें, चाहे रफेल की बात कर लें, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ते हुए न्याय को लेकर ये न्याय का नारा देते रहे, किसानों को हम बात कर लें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने की बात हो, बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया। मुझे बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ उसका? देखिए, क्या परिवर्तन हुआ उसमें? ये वाजपेयी जी एक लाइन में बता रहे हैं क्या चेंज हुआ उसमें? मैं एक ही परिवर्तन बता देता हूं जो कमलनाथ जी ने आज मांग करी कि सभी मुख्यमंत्रियों को देश की प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में नहीं था, आप एक तरफा फैसले लेते थे, मैडम फाइल पे साइन कर देती थी, कुछ नहीं थी मैडम, और वहां फैसला हो जाता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग कमीशन में सर सुन तो लीजिए, स्टेट के लोगों को बुलाया जाता था। अरे भाई, चर्चा होती, मुख्यमंत्री सदस्य नहीं होते थे, यहाँ पर बहुमत से फैसला हो रहा है नीति आयोग में, ये तो मानेंगे आपकी नहीं मानेंगे। टीम को बुलाए वाजपेयी जी, प्रत्येक ये तो रिकॉर्ड पे है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बताइए आप, ये तो रिकॉर्ड पे है ना सर। नहीं थे, लेकिन प्रत्येक स्टेट को अलग अलग बुलाया। मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, हमने हर इशू को सेटल करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है, जैसे मैं सर जी एक उदाहरण दूं कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो राकेश जी क्या भी होता होगा, हमारे मुट्ठी भर कार्यकर्ता कट के काम करते हैं, आचार संहिताएं लगती हैं, सब भिड़े रहते हैं, मुट्ठी आइडेंटिफाइड रहते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता, पटेरिया जी आपको ध्यान होगा, यदि हम जीत गए तो हजारों की संख्या में गुलाल लगा के ऐसे लोग आते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब भाजपा चुनाव जीत गई है, आज श्री राम मंदिर परिसर का भूमि पूजन हो गया है, तो अचानक सब गुलाल लगा लगा के और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ले लेके सब निकल आए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी जेन्युइनिटी की कमी है, और आप इसको जारी रखिए राकेश जी। फिर मैं कहूंगा मैं आपको, और संकल्प लीजिए, जो इन्होंने इशारा किया नहीं है, चलिए मथुरा और काशी को हम दोनों मिलकर देश की बपौती बनाएं, और ऐसे ही समाधान उसके ढूंढें। चलिए आप संकल्प लीजिए, कुछ गरीबों का भी करोगे, बेरोजगारों का भी करोगे। राकेश जी आज चलिए हम दोनों संकल्प लेते हैं। आज 5 अगस्त का दिन है राकेश जी, 5 अगस्त का दिन है कि मथुरा और काशी को लेकर भी हम ऐसे ही मिलजुल कर समाधान निकालेंगे। लीजिए संकल्प खुलकर। यही करते रहोगे, रोजगार नहीं दोगे। ये देखिए, अब आप है ना, जिस दिन मथुरा और काशी में स्थापना हो रही है उस दिन भी आप नीला गुलाल निकाल के आओगे, हमें पता है बहुत अच्छे से। तब तक कुछ नहीं करोगे। मुझे लगता है कि समझ गए, ये जो कांग्रेस का तरीका है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा लहू बहाइए। आज तो निकलो, राममय होने का दिन है, जरूर है। और एक शरद भी है, एक अगर मैं निवेदन कर दूं वाजपेयी साहब से, आज सरसंघ चालक प्रमुख आदरणीय भागवत जी भी वहां मौजूद थे। मेरा एक अनुरोध है, भागवत जी तक अगर पहुंच जाए और वाजपेयी जी तक पहुंच जाए, जितने भी आरएसएस के कार्यालय हैं जिलों में, वहां पे अगर गणेश भगवान की, शंकर भगवान की और सोनिया जी के दफ्तर में होंगे कि नहीं होंगे? अरे सर, हम विषय से अलग जा रहे हैं। राकेश जी, आपको शायद ये पता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने गुरु स्थान पर इसीलिए भगवा ध्वज को रखा है, क्योंकि व्यक्ति को नहीं रखा है। हमारे तो आप जिसकी आराधना चाहें घर में करिए, आप तो जीसस क्राइस्ट को मानिए, वो सनातनी, लेकिन जब देश के लिए निकल कर आए सनातनी नहीं है, तो जरा आप निकल कर देश की बात करें। चलिए, यही आपकी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और धन्यवाद पटेरिया साहब का। ये सही बात है कि राम एक ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं जो अपने आलोचकों के लिए भी अपने मन में स्थान रखते हैं, और धैर्य और संयम की भी वो प्रतिमूर्ति है। इसीलिए अगर वो हथियार भी उठाते हैं, शस्त्र भी उठाते हैं, तो उसके पहले एक बहुत विनम्र चेतावनी देते हैं। और जहाँ वो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे बाली वध का जो प्रसंग है, जिसको लेकर तर्क वितर्क भी बाली और राम के बीच होता है, तो राम के पास उसका भी एक मजबूत उदाहरण होता है कि आप भी धर्म के साथ कहीं खड़े नज़र नहीं आए। और मैं तो धर्म के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं अपने उस मित्र के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ आपने बहुत अन्याय किया और उसकी सुनवाई किए बिना उसको छोड़ दिया। भारतीय राजनीति को भी दरअसल राम के इन्हीं मूल्यों को ग्रहण करने की गहरी आवश्यकता है। और कौन जाने कि राम मंदिर के साथ ये संकल्प राजनीतिक दलों के मन में पनपा हो। नहीं पनपा है तो जनता ने तो देखा है, और जनता ये जानती है कि राम के मूल्य जो हैं वो समाज में एक समतामूलक समाज की ही स्थापना नहीं करते हैं,
बल्कि राम राज्य रूपी एक ऐसी गवर्नेंस की, एक ऐसी शासन संचालन की व्यवस्था की भी वो वकालत करते हैं जो व्यवस्था हर हाथ को काम देती है, हर व्यक्ति को संतोष देती है, वो अपने न्याय और अपने परिवार के भविष्य को लेकर सुरक्षित रहता है। अब इसी चुनौती पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना है और आगे बढ़ना है, तभी राम प्रसन्न होंगे और बेड़ा भी पार लगाते रहेंगे। नमस्कार।